हेलो फ्रेंड्स। एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद के विषय में यह कहा जाता है कि वह एक फिलॉसफी होकर भी कोई फिलॉसफी नहीं है और वह फिलॉसफी ना होकर भी एक फिलॉसफी है। दरअसल फिलॉसफी के लगभग 3000 वर्ष के इतिहास का उसमें एक सार है और इन वर्षों में अलग अलग रूपों में अस्तित्ववाद फिलॉसफी में व्यक्त भी होता ही रहा है। किर्केगार्ड और शोपेनहावर, नीत्शे और हेडेगर, मार्टिन बूबर और गैब्रियल मार्शल, ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी अनेक विचारकों के चिंतन में और अनगिनत सर्जकों की रचनाओं में अस्तित्ववाद के अंश हमें मिलते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद का नाम पढ़ते ही हमें सबसे पहले सार्त्र का नाम याद आता है। फ्रेंच दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान में एग्जिस्टेंशियलिज्म की व्याख्या करते हुए उसे मानववाद से अभिन्न बतलाया था। इसे थोड़ा सरलता से समझे तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमनिज्म का जो प्रचलित रूप है वो समष्टिगत या कलेक्टिव रूप है और अस्तित्ववाद उसी का व्यष्टिगत या इंडिविजुअल रूप है। इसके अतिरिक्त अस्तित्ववाद सर्जन और दर्शन का एक अद्भुत मेल है। नोशिया और बीइंग एंड नथिंगनेस दोनों में हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे अस्तित्ववाद के दर्शन के बारे में कि क्या है फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म की। हमारे परम आदरणीय मित्र एवं अस्तित्ववादी सृजन के जानकार तथा गुजराती साहित्य के विद्वान प्रोफेसर सुमन शाह सर मुंबई की एक कॉलेज में सार्त्र के अस्तित्ववाद पर व्याख्यान देकर आ रहे थे और उनको किसी ने पूछा कि यह अस्तित्ववाद आखिर क्या है। तब सर ने अत्यंत सहज एवं सरल रूप से सभी लोग समझ सके उस प्रकार से अस्तित्ववाद की व्याख्या की। उस सहज स्फूर्त संवाद के आधार पर सर के द्वारा लिखे गए एक लेख का मुक्त हिंदी सारानुवाद हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला मुद्दा, अस्तित्ववाद मनुष्य को एक व्यक्ति के रूप में देखता है। पति पत्नी को हम एक जोड़े में देखते हैं, लेकिन हकीकत में तो पति एक व्यक्ति है और पत्नी उससे भिन्न एक अलग व्यक्ति है। दूसरा मुद्दा, वास्तविक रूप से देखें तो व्यक्ति अकेला होता है। भले ही पति सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ हों, लेकिन है वे अकेले। ठीक उसी प्रकार से पत्नी रमा गौरी भी अकेली है। सहवास है लेकिन अकेलापन भी है। घर परिवार, मकान, गली, नुक्कड़ या गांव, राज्य, प्रदेश, देश या विश्व में इनके बीच मनुष्य रहता है, लेकिन है अकेला। विश्व विश्व है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं हूं। मैं भले ही दुनिया में हूं, लेकिन मुझ में भी एक दुनिया है। संसार वस्तुओं से भरा पड़ा है। हर एक संदर्भ वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ रूप से उसे देखा जा सकता है, लेकिन मैं आत्मनिष्ठ रूप में जी रहा हूं। मुझे एक मनुष्य के रूप में अमर्यादित रूप से स्वतंत्रता मिली है।
इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे स्वभाव के अनुकूल कुछ भी करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी इच्छाओं पर मेरा स्वामित्व है, पूरा कब्जा है। मुझे जो पसंद हो, अच्छा लगता हो, मुझे जो सही लगे और जो मेरे अनुकूल हो, उसे करने से मुझे रोकने वाला कोई नहीं। आगे चलते हैं। भीतर के उस अपार स्वातंत्र्य को केंद्र में रखते हुए मनुष्य खुद के आसपास की बल्कि दूर सुदूर की वस्तुओं का मूल्यांकन करता है, पूरी दुनिया का मूल्यांकन करता है। उसे ऐसा लगने लगा है कि दुनिया वैसी है जैसी उसे दिखाई पड़ती है, जैसी उसे लगती है। उसे लगता है मैं हूं तो जगत है। इस प्रकार से मैं अपनी खुद की स्वतंत्रता के आधार पर जीवन के मूल्यों को तय करता हूं, निश्चित करता हूं। वे मूल्य मेरे भीतर से उद्भूत होते हैं, अंदर से पैदा होते हैं। वह इंटरनल सोर्स है। लेकिन जो विश्व मुझे मिला है उसमें पहले से ही चीजों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं। वह बाह्य स्रोत है, एक्सटर्नल सोर्स। इसलिए मैं उलझा हुआ हूं। जो मूल्य मैं तय करता हूं वे सच्चे हैं, या तो जगत ने पहले से निश्चित किए हुए हैं वे मूल्य सच्चे हैं। बाह्य जगत में मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा जिसके आधार पर मैं संकल्प पूर्वक वर्तन कर सकूं। विश्व मेरे निश्चयों को निश्चित नहीं रहने देता। मैं खुद में खोए रहना चाहता हूं, मग्न, तल्लीन, लेकिन मुझे अलग होना पड़ता है, पृथक और वियुक्त होना पड़ता है। मैं अर्थ खोजता हूं, लेकिन मुझे अर्थहीनता के धक्के लगते हैं, नैरर्थक्य का बोध होता है। मसलन मैं हमेशा व्यग्र रहता हूं, चिंतित रहता हूं। एंग्जाइटी मेरा स्थायी स्वभाव बन गया है। मैं चिंतामग्न रहता हूं। एंग्जाइटी एक ऐसी हकीकत है जिसका कभी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे स्वातंत्र्य का अर्थ है मेरी पसंदगी का स्वातंत्र्य। मुझे जो ठीक लगे वो, मुझे जब जो ठीक लगे वो। लेकिन जिसमें मुझे जीने को मिला है, जिसमें मैं जी रहा हूं, वह जगत मेरी पसंदगी का नहीं है। मुझे नहीं पूछा गया था कि मुझे किसके घर में जन्म लेना है, कौन से परिवार में, किस समाज में। पूछा नहीं गया था मुझसे कि मैं किस राज्य का, राष्ट्र का नागरिक बनना चाहता हूं। मैं शाह हूं। यह घटना मेरी मर्जी से घटित नहीं हुई। यहां तक कि मेरा नाम सुमन भी मैंने तय नहीं किया। हकीकत यह है कि इस दुनिया में इंसान को फेंक दिया गया है, थ्रोन। यह थ्रोनेस या फैक्टिसिटी भी एक ठोस हकीकत है जिसका कभी इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे दी गई यह दुनिया मेरी रची हुई नहीं है। इसके ऊपर मेरी कोई सत्ता नहीं। यह मुझे हमेशा दौड़ाती है और कुछ भी पकड़ में
नहीं आता। मेरी अपनी मर्यादाएं हैं और मेरी पहुंच कम पड़ती है। इसके बावजूद मेरे प्रयास यही होते हैं कि मैं प्राप्त कर लूं, अपने कब्जे में कर लूं। इसलिए औरों को मैं कंट्रोल फ्रिक लगता हूं। आप खुद हठी, जिद्दी, वे भी मुझे ऐसे ही लगते हैं। इस तरह हमारे बीच हो रहा संवाद, होने वाला संवाद हमेशा सवालों के घेरे में होता रहता है। इतना ही नहीं, चूंकि विश्व का सृजन मैंने नहीं किया, मेरे ध्येयों, मेरी चिंताओं या आशाओं, अपेक्षाओं का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि इन सब से विश्व का कोई वास्ता नहीं। इसके विषय में वो तटस्थ है। जगत मुझे अनासक्त भाव से देख रहा है। मैं सुखी हूं या दुखी, उससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कारण भी कोई संवाद नहीं हो पाता। संवाद के अभाव का अनुभव होता रहता है। इसलिए मुझे चयन करना होता है, पसंदगी करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर के स्रोत के साथ मैं लड़ता रहूं यह उचित प्रतीत नहीं होता। उसमें कोई सार्थकता नहीं। पसंदगी यह करनी पड़ती है कि उसके साथ मुकाबला करने की चेष्टा मैं छोड़ दूं। मैं बस अपने केंद्र की ओर चला जाऊं। मैं खुद के निश्चित किए मानदंडों को देखूं। मुझे जिस प्रकार का मैं सही लगता हूं, उस सुमन शाह को पैदा कर लूं। मतलब यह कि मुझे मिले अपार स्वतंत्र का मैं स्वयं के जीवन में विनियोग करूं, प्रयोग करूं। यह मेरी पसंदगी है, चॉइस। लेकिन अब बावजूद इसके सवाल खड़ा है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों के साथ हूं। मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरे साथ जो है मेरे अपने, वो भी स्वतंत्र है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और इसलिए संघर्ष की पूरी गुंजाइश है। उसने भी तो पसंदगी की है। हो सकता है कि दोनों की पसंदगियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए। उससे भी घर्षण और संघर्ष निर्मित होगा। तो इसमें से 4 सवाल उभर कर सामने आते हैं। पहला है, क्या मुझे दूसरे के लिए खुद की आजादी को छोड़ देना चाहिए? दूसरा सवाल, और क्या ऐसा चाहकर भी किया जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या करना चाहिए, यह तय कैसे होगा? और चौथा सवाल, क्या मैं ऐसा कुछ पसंद करने के लिए स्वतंत्र हूं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता की भी रक्षा हो सके? चॉइस के इन 4 सवालों में से मेरा स्वातंत्र्य उत्तरदायित्व में तब्दील हो जाता है। स्वतंत्रता उत्तरदायित्व में रूपांतरित हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह समझ में आने लगता है कि स्वातंत्र्य और उत्तरदायित्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
स्वतंत्र रहकर भी उत्तरदायी हुआ जा सकता है, उत्तरदायी होकर भी स्वतंत्र रहा जा सकता है। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारे सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।